कक्षा 12 जीव विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पर परागण के बारे में पढ़ेंगे। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। वह माध्यम वायु हो सकता है, जल हो सकता है अथवा कोई जंतु हो सकता है। पर परागण करने वाले पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए कुछ उसमें युक्तियां पाई जाती हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एक लिंगिता, यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें पौधा एक लिंगी होता है। पुष्प में या तो नर जनांग होगा अथवा मादा जनांग होगा। नर और मादा जनांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसियस, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, तब उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का आदि में आप लोग लौकी और कद्दू के पुष्प को देखे होंगे। उसमें कुछ पुष्प फल लगने के बाद ऐसे कुछ पुष्पों में फल नहीं लगते हैं, वो मुरझा जाते हैं। वो नर पुष्प होते हैं। जिनमें फल लगता है वो मादा पुष्प होते हैं। और दूसरे होते हैं डायसियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी पौधे। जब नर तथा मादा पुष्प दो अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, उन्हें डायसियस कहते हैं। जैसे पपीता में भांग, केवड़ा आदि इसके उदाहरण हैं। और इसमें पर परागण ही संभव होता है, स्वपरागण तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे आलू, तंबाकू, मालवा आदि में इन पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से निषेचन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा है स्वदूषण, सेल्फ पॉइजनिंग। कुछ पौधे जैसे आर्किड वगैरह में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो वह पुष्प तुरंत सूख जाता है, वो विष का काम करता है। चौथा है पृथक पक्वता, डाइकोगैमी। बहुत से द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनांगों के अलग अलग समय पर पकने को, परिपक्व होने को पृथक पक्वता या डाइकोगैमी कहते हैं। इसमें भी स्वपरागण संभव नहीं होता। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें परागकोश अंडाशय से पहले पक जाता है, परिपक्व हो जाता है और वह फट करके परागकण को गिरा देता है। इसको बोलते हैं प्रोटैनरी, पूर्व पुंपक्वता, अर्थात परागकोश का पहले पक जाना, अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाना। और दूसरी कंडीशन होती है प्रोटोगाइनी। इसमें अंडाशय परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है। तो इन दोनों दशाओं में स्वपरागण तो संभव नहीं हो पाता है। पांचवा है विषम रूपता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुंकेसर या वर्तिकाग्र अलग अलग मॉर्फोलॉजी के होते हैं, अलग अलग रूपों के होते हैं। जैसे कुछ में होते हैं कि पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, कुछ में वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के होते हैं। तो इसको हेटेरोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसमें भी स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। हार्कोगैमी, हार्कोगैमी होता है तो इसमें कुछ संरचना वाले एक ही समय परिपक्व होने वाले पुष्प के जो पुष्पीय भाग हैं उसमें कुछ ऐसे अनुकूलन विकसित हो जाते हैं कि उसमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है। तो पर परागण की जो विधियां हैं, शुरू में जैसा कि बताया गया कि किसी माध्यम के द्वारा ये पर परागण की क्रिया होती है। यह माध्यम वायु के द्वारा अगर होता है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं, विंड पॉलिनेशन कहते हैं। अगर जंतुओं के द्वारा ये परागण की क्रिया होती है तो इसको
जूफिली बोलते हैं या एनिमल पॉलिनेशन कहते हैं। और जल परागण वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है। वायु परागण करने वाले जो पौधे हैं उनमें परागकण वायु के द्वारा उड़ करके एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इनमें परागकणों की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होना जरूरी होता है और ये परागकण बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, और जिससे ये उड़ करके दूसरे पौधे या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी जात के पुष्प के वर्तिकाग्र तक ये पहुंच जाते हैं। तो जैसे मक्का में वायु परागण एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और मक्का के पौधों में नर पुष्प शिखर पर पाया जाता है, जिसको ऐसे जीरा कहते हैं, और उसी में परागकण बनते हैं। भारी मात्रा में परागकणों का निर्माण उसमें होता है और मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में लगे होते हैं, जिसमें मक्का की बाली लगती है। उसमें रोए जैसी संरचना, सिल्क की तरह की संरचना निकली होती है और 25 से 50 सेंटीमीटर तक ये लंबे लंबे वर्तिकाग्र निकले होते हैं और हवा के द्वारा ये उड़ करके परागकण उसमें आकर के चिपक जाते हैं और जिससे परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसे है जल परागण जिसको, और जंतु परागण जिसको जूफिली बोलते हैं। इसमें परागकण किसी जंतु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाए जाते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कीटों के द्वारा ये परागण की क्रिया जब होती है तो उसको एंटिमोफिली कहते हैं। कीट में जैसे मधुमक्खी के द्वारा, शलभ या मौत के द्वारा, तितली के द्वारा या सामान्य मक्खी के द्वारा या बर्र के द्वारा ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाए जाते हैं। कीट परागण करने वाले जो पुष्प हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि ये पुष्प आकार में थोड़ा बड़े होते हैं जिसको कीट आसानी से देख सकें, और ये इनका रंग काफ़ी चटकीला होता है। ये रंग बिरंगे होते हैं ये, और इसमें तेज गंध निकलती है, ये सुगंधित होते हैं। रात में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं वो प्रायः सफ़ेद रंग के होते हैं, जिससे कम प्रकाश में भी कीट देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। और इनमें भरपूर मात्रा में नेक्टर पाया जाता है, मकरंद पाया जाता है, और इस मकरंद को चूसने के लिए, मकरंद को प्राप्त करने के लिए लालच में ये कीट पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मकरंद इकट्ठा करने के क्रम में ये परागण की क्रिया भी करते जाते हैं। एक पुष्प में जब ये बैठते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिखाया गया है, साल्विया का उदाहरण दिखाया गया है कि ये कीट बैठ करके उसके पीठ पर ये परागकण लग जाते हैं। जब दूसरे पुष्प में ये पहुंचता है मकरंद लेने, तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये परागकणों को पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से ये मटर में कीट परागण, अंजीर में कीट परागण, जैसे गूलर वगैरह हम देखे होंगे कि गूलर के फल में एक छोटा छिद्र होता है जिसके द्वारा बहुत छोटी छोटी मक्खियाँ उसके अंदर पहुंच करके उसमें अपने अंडे देती हैं और उस क्रम में परागण की क्रिया कर देती हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है और एक छोटी मक्खी दिखाई गई है कि जिससे कि वो अंदर पहुंच करके गूलर के फल में ये परागण की क्रिया यहाँ पर कर रही है। फिर इसके बाद पक्षियों के द्वारा परागण, पक्षी के द्वारा परागण जिसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा परागण कहते हैं। इसमें हमिंग बर्ड जिसको गुंजन पक्षी कहते हैं, ये प्रायः उसकी चोंच लंबी होती है और एक पुष्प से दूसरे पुष्प में मकरंद को इकट्ठा करने के लिए अपनी चोंच डालती है और उसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में भी पहुंचा देती है। इसी प्रकार से अनेक पक्षियां जैसे कौवा, मैना आदि भी परागण की क्रिया करते हैं भिन्न भिन्न अपने पुष्पों में। और इसमें कुछ और है, मलैकोफिली
घोंघा के द्वारा परागण। सूरन कुल के पौधों में ये घोंघा के द्वारा परागण की क्रिया होती है। कैरेप्टेरोफिली कैरेप्टेरोफिली ये मधुमक्खी और उसमें चमगादड़ों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। जैसे कदम्ब में ये चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है और ये पुष्पों में गंध के द्वारा वहाँ तक एक रात में पहुँचते हैं चमगादड़ और एक उसमें परागण की क्रिया करते हैं। तीसरा जल परागण होता है, हाइड्रोफिली होता है। अधिकांश जलीय पौधों में परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है। इसमें जल में पाए जाने वाला जो पौधा है, यहाँ पर एक बढ़िया उदाहरण दिखाया गया है, बैलिसनेरिया का ये पौधा है और ये जलीय पौधा होता है। इसमें परागकण उत्पन्न करने वाले जो नर पुष्प हैं, यहाँ पर नर पुष्प उसके एंथर वहाँ जल के ऊपर ऐसे निकले होते हैं और मेल फ्लावर पानी के ऊपर तैरते हुए ये पहुँचता है फीमेल फ्लावर के पास और ये पहुँच करके अपने परागकणों को यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र में पहुँचा देता है। तो इस प्रकार से जल परागण बैलिसनेरिया में संपन्न हो जाता है। नर पौधा यहाँ पर दिखाया गया है कि नर पौधा अलग और मादा पौधा अलग होता है। नर पौधे में जो परागकण होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है इसका नर पौधे का, वो नीचे निकलता है और मादा पौधा में जो इसका फीमेल फ्लावर वो पानी के ऊपर निकला होता है। तो नर पौधे से मेल फ्लावर निकल करके तैरते हुए आ जाता है सरफेस पर, पानी के सरफेस पर और फीमेल फ्लावर को ये परागण की क्रिया कर देता है। पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण से लाभ। पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। जैसा स्वपरागण में भी बताया गया था कि उसमें बीजों की संख्या बहुत कम होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज भी स्वस्थ होते हैं, अच्छी नस्ल वाले होते हैं, क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र का विनिमय होता है, दूसरे गुणसूत्र भी वहाँ पहुँचते हैं, नर और मादा गुणसूत्र दूसरे पौधे का, ये सब मिल करके अच्छी नस्ल को बनाते हैं। तो इस प्रकार से पर परागण में रोग अवरोधक क्षमता वाली जातियाँ उत्पन्न होती हैं और नई जातियों के उत्पन्न होने के लिए वांछित गुणों का समावेश भी होता है, जिससे नई जातियों की उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। पर परागण से कुछ हानियां हैं, जैसे उसमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कोई माध्यम मिलेगा नहीं, पर परागण संभव नहीं होता है, इसलिए यह एक प्रकार से अनिश्चित होता है। पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चटकीले, बड़े आकार और सुगंधित और मकरंद उत्पन्न करने की व्यवस्था होती है और जिससे पौधे की काफ़ी ऊर्जा ह्रास होती है इसमें। तो इस प्रकार से वायु परागण करने वाले पौधों में बहुत अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न होने की आवश्यकता होती है और बहुत सारे परागकण तो व्यर्थ हो जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं केवल वही अंकुरित होते हैं, बाकी तो नष्ट हो जाते हैं। पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं, उसमें शुद्ध बीज या होने की संभावना कम रहती है। एक तीसरे प्रकार का परागण होता है कृत्रिम परागण। यह परागण वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशालाओं में कराया जाता है और इसमें मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छानुसार किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। जैसे मेंडल के जो प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है, तो मेंडल का जो प्रयोग मटर पर हुआ, उन्होंने कृत्रिम परागण करके इच्छित परिणाम प्राप्त किए थे। ये परागण की रूपरेखा दिखाई गई है। स्वपरागण, पर परागण और वायु परागण, जंतु परागण, जल परागण, कृत्रिम परागण, ये इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और इसकी एक रूपरेखा ये बनाया गया है। पर परागण
पॉलिनेशन आपको नोट्स बनाने के लिए, हालांकि इसको अलग से हम एक पीडीएफ देंगे, जो पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ, उसके आधार पर आप नोट्स अपना बनाएंगे। पर परागण के निमित्त अनुकूलन, जैसे यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंगिता, मोनोसियस, डायसियस, उसको एक्सप्लेन किया गया। और फिर सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधता, सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण, और डाइकोगैमी, भिन्न काल परिपक्वता, दो प्रकार के, प्रोटेंडी और प्रोटोगाइनी। और इसके बाद हेटेरोमॉर्फिज्म, विषम रूपता, और हार्कोगैमी, अनात्म परागता। पर परागण की विधियां, वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण। तो इसके आधार पर आप लोग अपने नोट्स तैयार करिए।